अपन दूसरी विधि की बात करते हैं। पहली विधि अपन ने कर ही ली है। पहली विधि क्या है आपकी, गुणनखंड विधि। और अपन अब दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि है बेटे आपकी, दूसरी विधि है आपकी श्रीधराचार्य का सूत्र। दूसरी विधि क्या है, श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है भाई। तो श्रीधराचार्य का सूत्र जो है अभी मैं बता रहा हूं आपको कि भाई उसके बजाय हम इसको यूज करेंगे तो कब करेंगे और क्यों करेंगे। तो मेरी बात समझेंगे आप ढंग से बेटे यहाँ पे कि अगर मैं स्टार्ट करता हूं, मैंने बात करी आपसे कि समीकरण है आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। देखो बात सुनना बेटा आगे नेक्स्ट। इसमें ये जो समीकरण है, इस समीकरण में अपन ने गुणनखंड विधि में क्या बात करी है कि मैं इस b के टुकड़े कर दूंगा, गुणनखंड कर दूंगा। b के क्या कर दूंगा, टुकड़े कर दूंगा, गुणनखंड कर दूंगा। लेकिन अब अपन जो बात कर रहे हैं वो ये है कि इस b के टुकड़े नहीं होते हैं। क्या हो रहा है बेटा कि b के टुकड़े नहीं हो रहे हैं। तो अगर b के टुकड़े नहीं होंगे बेटे, उस केस में जनरली अपन यूज करते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। मेरी बात पहुंच पा रही है क्या बेटे, समझ रहे हैं। अगर फैक्टर्स नहीं होते हैं, गुणनखंड नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे हम श्रीधराचार्य का सूत्र यूज करते हैं। हालांकि दोनों ही जगह पर आप इसको यूज कर सकते हो। जब गुणनखंड होते हैं तब भी यूज कर सकते हो, जब गुणनखंड नहीं होंगे तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। और वो सूत्र क्या है आपका श्रीधराचार्य का, देखेंगे। देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ए बी सी तीनों यहां से ले सकते हैं, अपन जानते हैं। ए बी सी यहां से ले लेंगे, यहां मिल जाएगा अपने को। और यहां पर लाकर पुट कर दोगे। और कब लगाना है श्रीधराचार्य सूत्र, जब टुकड़े नहीं होंगे। अगर टुकड़े होंगे तो अपन डायरेक्टली कर लेंगे, और अगर टुकड़े नहीं होंगे तो हम श्रीधराचार्य के सूत्र से कर लेंगे। पर ये दोनों ही जगह लगेगा बेटा। ये जो सूत्र है वो सूत्र आपका दोनों ही जगह लगेगा। जब टुकड़े होंगे तब भी लगेगा, जब टुकड़े नहीं होंगे तब भी लगेगा। तो देखो मैं इसको यूज करते हुए करते हैं अपन बात। तो अपन बात करें, देखो यहाँ पे देखना बेटा कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। मान लो मैं ये बात करता हूं बच्चे, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। तो अब बात समझो। देखो बेटे, ये जो आपको x दिख रहा है इसके रूट्स निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो आपको ये जो x दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है कि b कितना है बेटा, एक है क्या b के एक के ऐसे कोई टुकड़े हो सकते हैं क्या जिनको जोड़ने पर एक आए और जिनको गुणा करने पर भी एक आए। वापस सुन लेना, एक के ऐसे टुकड़े हो सकते हैं क्या जिनको जोड़ने पर भी एक आए और जिनको गुणा करने पर भी एक आए। ऐसे नहीं हो सकते। तो ऐसे जो केसेस हैं अपने पास, ऐसी जो स्थितियां होती है, समीकरणें होती हैं, उनमें आप श्रीधराचार्य का सूत्र यूज करोगे, हाँ या ना। ठीक है बेटे, तो लगाते देखो यहाँ पे। पहले तो आप सुन लोगे a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको क्लियरली। a का मान 1, b का मान 1, c का मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ श्रीधराचार्य के सूत्र में। और श्रीधराचार्य के सूत्र में रखेंगे, देखना बेटे एक बार, x बराबर b की जगह भी 1, a की जगह भी 1 और c की जगह भी 1। तो यहाँ रखता हूं तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 माइनस 4 इंटू ए बी 1 और सी बी 1। तो यहाँ रखा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, भाग दे दें किसका, 2 इंटू ए का। तो 2 तो 2 और ए का मान भी 1 है। ए बी सी तीनों क्या है आपके 1 1 1। तो यहाँ रख दिया 1। ठीक है, देखो आगे आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। तो इसमें देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बेटे आपसे, सोल्व करें इसको आगे। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट और दूंगा मैं आपको, ध्यान रखना, अच्छे से सुनना। वो x बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान से देखो उधर 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा,
एक माइनस 4 कितना होगा, -3, तो यहाँ रख दूं मैं -3 और बटा में 2। अब ये आ तो गया है, आप कहेंगे एक बार प्लस ले लें तो एक मान आ जाएगा और एक बार माइनस ले लें तो दूसरा मान आ जाएगा, बट उससे पहले बहुत बड़ा एक इशू यहाँ पे जनरेट हो गया है, जो आपको पता है अच्छे से कि कभी भी वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ऋणात्मक राशि नहीं आ सकती। ये पढ़ेंगे बेटा अपन आगे, ये तुम्हें भी आता है अच्छे से, सम्मिश्र संख्याओं में अपन अच्छे से बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी सुनोगे आप फिलहाल, जब ऋणात्मक राशि अंदर आ जाती है तो यहाँ से वास्तविक संख्या बाहर नहीं आएगी, रियल नंबर आंसर में नहीं आएगा, यहाँ से जो आंसर आएगा वो काल्पनिक संख्या बाहर निकलती है। क्या निकलती है बेटा, यहाँ से जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, काल्पनिक संख्या बाहर आएगी। और वो काल्पनिक संख्या में हम क्या करते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, आप पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं में एक फैक्टर होता है आयोटा और उसका मान होता है √-1। एक गुणनखंड, एक वैल्यू होती है आयोटा और उसका मान क्या होता है √-1। तो यहाँ पे मैं उसकी जगह रखता हूं तो क्या बनेगा बच्चे, x बराबर -1 प्लस माइनस, इसको लिख दूं मैं √3 आयोटा बटा 2। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? इसकी जगह मैंने क्या कर दिया है, आयोटा रख दिया है √-1 की जगह, तो ये हो गया √3 आयोटा। ठीक बात है। देखो आगे, एक बार प्लस चिन्ह लूंगा तो एक मान आएगा, एक बार माइनस चिन्ह लूंगा तो दूसरा मान आएगा, यानी कि x1 लिख दूं मैं -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2। और अगर मैं यहाँ पे x2 लिख दूं तो x2 क्या हो जाएगा बच्चे, देखना एक बार ढंग से, अगर मैं यहाँ पे x2 रख देता हूँ तो x2 क्या बनेगा, -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2। हाँ या ना, इतनी बात समझ पा रहे हैं क्या? देखो अब यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा, सम्मिश्र संख्याओं में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये जो क्वांटिटी दिख रही है आपको, ये जो मान है बेटे, इसका मान हो जाता है, इसका नाम रख दिया गया ओमेगा। और ये जो दूसरी राशि आपको दिख रही है, इसका नाम रख दिया गया बच्चे ओमेगा स्क्वायर। आपको इस बात से अभी कोई मतलब नहीं है, मैं वहां पे बड़े डिटेल से आपको ये ओमेगा स्क्वायर अच्छे से पढ़ाऊंगा बेटे। आपको अभी क्या मतलब था, आपको x के मान निकालने थे जो कि समीकरण के मूल हो, समीकरण को संतुष्ट करे। समझ रहे मेरी बात? तो आपके दो मूल आ गए हैं, एक तो ये हो गया है -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2 और एक दूसरा हो गया है -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2। इतनी बात समझ गए क्या? अरे ये बात समझ गए क्या बेटा? तो हमने दो विधियां कर ली है सोल्व करने की, कि या तो आप गुणनखंड विधि से करोगे या फिर आप श्रीधराचार्य के सूत्र से करोगे। हाँ या नहीं? क्लियर बात है। देखो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आगे की बात करते हैं। जो मैंने आपसे कहा है कि ये जो मूल आ रहे हैं बेटे, इन मूलों की एक प्रकृति होगी। इन मूलों की क्या होने वाली है, एक प्रकृति होती है। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग में ले लेता हूं मेरे बच्चे, नेचर ऑफ रूट्स। क्या ले लूं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स अपन बात करें, देखो यहाँ पे मूलों की प्रकृति, मूलों की, किसकी बात कर ले बेटे, मूलों की प्रकृति की बात कर लेते हैं। ये लो भाई, मूलों की प्रकृति। हाँ या नहीं? मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है, कि ये जो आप x के मान निकाल रहे हैं, ये जो x के मान है वो किस तरीके के हैं, उनकी प्रकृति क्या है, वो वास्तविक है, काल्पनिक है या सम्मिश्र है, रियल है, इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है। तो समझेंगे, देखो बात, ये जो मूलों की प्रकृति निकालते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड होता है और उस विधि का नाम होता है बच्चे विवेचक विधि। क्या होता है, विवेचक विधि। विवेचक विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड या विवेचक विधि। तो डिस्क्रिमिनेंट का ले लिया जाता है डी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट से इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो डी से करा जाता है। तो यहां से जब डी की बात करते हैं, किसी भी समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर मैं लिखता हूं, ठीक है बेटे, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में अगर मैं विवेचक निकालना चाहता हूं, d निकालना चाहता हूं, तो d का मान होता है b² माइनस 4ac। d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac।
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डी के केस बनाते हैं, इस डी के 3 केस बनाए जाते हैं, स्थितियां बनाई जाती है। ये डी जो आता है उसके हिसाब से अपन आंसर देते हैं कि समीकरण के मूल जो है उनकी प्रकृति किस तरह की होगी। समझ रहे मेरी बात? समीकरण के मूलों की प्रकृति किस तरह की होगी, तो डी का मान निकालेंगे, फिर अपन प्रकृति के बारे में बात करेंगे।